सौरभ दुबे, जरा समझाइए, जादूगर का जादू वाकई चल रहा है क्या? और वाकई जो खतरा है वो यहाँ पर अब बीजेपी के लिए होता हुआ नजर आ रहा है क्या? इस बार रोटी पलटती हुई जो रिवाज राज क्या बदल रहा है इस बार? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बात करती है कि हमारी सत्ता वापस होगी, और कुछ लोग कहते हैं जैसे एक ट्रेंड चलता है कि भाई 5 साल के बाद वहाँ चेंज हो जाता है, लेकिन 5 साल के बाद वो रिपीट कहने की कांग्रेस ऐसी बात कर रही है। लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा मुश्किल कांग्रेस के लिए इसलिए दिखता है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है वो कई प्रकार से जो अभी आपने पिछले मध्य प्रदेश का चुनाव और छत्तीसगढ़ का देखा है तो महिलाएं काफ़ी मात्रा में, ग्रामीण जो महिलाएं हैं, शहरों में तो कम वोटिंग हुई थी, लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में निकल करके वोट किया। तो राजस्थान का जो पहला मुद्दा है वो जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं के जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। और जो महिलाएं अपना वोट लेकर के निकलेंगी वो इसको ध्यान में रख करके निकलेंगी, क्योंकि 39% के ऊपर जो है वो क्राइम रेट के आसपास का जो है वो रहा है राजस्थान के अंदर। अब सबसे बड़ी चीज, अगर आप जाति की बात करते हैं, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है उसके वो अगड़ी जाति जो है वो 2014 से पहले अगड़ी जाति का वोट उसको बहुत भारी मात्रा में मिलता आया था, लेकिन 2014 के बाद थोड़ी सी चीजें चेंज हुई है। जो पिछड़ी जातियों का वोट है, ओबीसी का जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतने के बाद ओबीसी और जो है अनुसूचित जातियों को जो लाभ का पद है वो बड़ी बड़ी मात्राओं में आप देखेंगे वो दिया हुआ है। अभी जिस प्रकार से गिरी जी बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, अध्यक्ष की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी से आते हैं, राष्ट्रपति दलित पहले उन्होंने बनाया था, अभी आदिवासी उन्होंने बनाया। तो जितने लाभ के पद हैं उस पर जो ये ओबीसी समाज की बात कर रही है अन्य पार्टियां, उसको लाभ के पद पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। क्योंकि वो चुनाव के समय जो है ना एक जुमला छोड़ा जाता है ओबीसी ओबीसी ओबीसी, और ये खास तौर पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी आरएलडी है, इस प्रकार से अन्य जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने जो है जाति के आधार पर वोट मांगती है। ठीक है, बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक बहुत मजबूत है और आने वाले हमने देखा है 2014 के बाद से, लेकिन फिर भी क्यों जातीय जनगणना पर घिरती हुई नजर आती है बीजेपी? क्यों उन्हें डिफेंड करना, ओबीसी पीएम ओबीसी सीएम, इस बात का उन्हें हवाला देना पड़ता है? अरे भाई, आप ये बताइए कि जब ओबीसी सीएम अगर प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तो वो अपनी जाति बता रहे हैं तो तकलीफ आ रही है। अब जब देवगौड़ा जी को इन्होंने बताया था कि हमने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला करके, लालू प्रसाद यादव विरोध कर रहे थे, तब तो कांग्रेस को बड़ा मजा आ रहा था कि, और उस समय में देवगौड़ा जी की जाति जो है ओबीसी में नहीं आती थी, वो भी एक छलावा था। 2015 में अमित शाह जी ने देवगौड़ा जाति को जो है वो ओबीसी के अंदर डाला, अति पिछड़े में डाला। तो ये मजे की बात है कि आप जो है, ठीक है, आप ओबीसी का नाम लीजिए चुनाव के टाइम, लेकिन मैं अन्य पार्टियों से यही कह रहा हूं कि आप चुनाव के टाइम जो ओबीसी के नाम पर वोट मांगते हैं, जब आपकी सत्ता जहां जहां पर आ जाती है, आप एक उदाहरण पेश करिए। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो किसी पिछड़े जाति को अखिलेश यादव के अलावा मुख्यमंत्री बना दे या पार्टी का अध्यक्ष बना दे। इसी प्रकार से आरएलडी के अंदर लालू प्रसाद यादव की पीढ़ी को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, उनको किसी अन्य को बढ़ा दे। तो एक अच्छा उदाहरण आप पेश कर सकते हैं और उससे आपको चुनाव में आपको भारी मात्रा में वोट भी मिल सकता है। लेकिन आप ऐसा करिए, आप चुनाव के पहले बोलिए और सिर्फ उसके बाद जब चुनाव जीत जाएंगे तो लाभ के पद पर तो बोल बीजेपी भी रही है, भाई तेलंगाना में कहा है ना कि हम आएंगे तो ओबीसी सीएम देंगे आपको। बीजेपी, मैंने क्या बोला, लाभ के पद पर आप देखेंगे अगड़ी जातियां बहुत कम हैं और पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने लाभ के पद पर अनुसूचित जातियों को बड़े बड़े पद दिए हुए हैं इस समय।